अच्छा। चलो। क्या पढ़ रहे थे अपन? पोषक तत्व। क्या बोल रहे हो? पोषक तत्व अब डाल दिया है तो देख लो आप, कुछ पढ़ ही लेते। कुल नाइट्रोजन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, 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 पोटेशियम व सोडियम, जेल डाल दी। ठीक है, ये मैंने फोर भी दी। ठीक है, एक होता है ओल्सिन क्लोरोमीटर, लिख लो। ठीक है, यहाँ पर हो गया इसमें फॉस्फोरस अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, पीएच 8.5। इसमें हो गया ब्रे नंबर 1। ठीक है, इसमें को ओल्सन विधि। विधि यहाँ पर कौन सा था? फ्लेम फोटोमीटर। और एक कर लेते हैं इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व। WAS। एक होता है इसमें OC, मॉर्गन विधि। दूसरा होता है ब्लैक एंड वाकली। अब देखो, पोषक तत्व हेडिंग डाल देती, पढ़ लेते इसमें। देखो, इसमें वाला अपन ने पढ़ा ना कल अपन ने, एन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ऐसे क्या होता है मेजर न्यूट्रिएंट का। अब देख लो आप कि एक कुल पोषक तत्व किसके द्वारा याद किया जाता है? जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो विधि है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कोई कोई मशीन चाहिए। तो मशीन का नाम क्या होता है? जैसे मान लो कुल नाइट्रोजन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? जेल डाल। उपलब्ध नाइट्रोजन KMnO4। फॉस्फोरस क्लोरोमीटर, ये क्या होता है? मशीन का नाम क्लोरोमीटर। अब इसमें मशीन में दो प्रकार की होते हैं, एक तो फॉस्फोरस किसके द्वारा? ड्रेन नंबर 1 हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ओल्सेन विधि। ओल्सेन में कौन सी के लिए? क्षारीय मृदाओं के लिए। और ये किसके लिए होगी? अम्लीय मृदाओं के लिए। पोटेशियम को किसके द्वारा? फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। और सूक्ष्म पोषक तत्व को WAS, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर के द्वारा। और OC को कौन सा होता है? मॉर्गन व ब्लैक व वाकले विधि के द्वारा याद किया जाता है। ठीक है, लिख लो एक बार ताकि अपने याद रहे उसे, अगर आप पोषक तत्व पढ़ रहे तो क्वेश्चन कैसा है बता दूंगा आपको।
ठीक है। आप क्वेश्चन सुनना, ऐसे हो जाएंगे। पोटेशियम किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? प्लेन फोटोमीटर। आप बोलो सर तीनों साथ आ गए, तीनों को भी साथ नहीं आएंगे। क्या आएगा? फोस्फोरस किससे याद किया जाता है? क्लोरोमीटर से। या फिर आएगा अम्लीय मृदा में फोस्फोरस किसके द्वारा याद किया जाता है? ब्रेन नंबर 1 के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेन नंबर 1। या फिर आएगा फोस्फोरस क्षारीय मृदा में किसके द्वारा याद किया जाता है? होलसेल। लिख लेता है क्वेश्चन एक, देखो क्षारीय मृदाओं में, क्वेश्चन लिखो क्षारीय मृदाओं में फोस्फोरस, क्षारीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में फोस्फोरस किस विधि से ज्ञात किया जाता है? किस विधि से ज्ञात किया जाता है? क्षारीय मृदाओं में फोस्फोरस किस विधि से ज्ञात किया जाता है? क्षारीय मृदाओं में फोस्फोरस किस विधि से ज्ञात किया जाता है? किस विधि से ज्ञात किया जाता है? क्षारीय मृदाओं में फोस्फोरस किस विधि से ज्ञात किया जाता है? ठीक है, देखो उसमें पहला AAS विधि, दूसरा लिखो मॉर्गन विधि, मॉर्गन विधि। थर्ड लिखो उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पहला कौन सा लिखा आपने? AAS विधि। दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। चौथा लिखो होलसेल विधि। चौथा लिखो कौन सा? होलसेल विधि। पहला कौन सा गया? AAS विधि। दूसरा मॉर्गन विधि। तीसरा इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विधि। और चौथा कौन सा हो गया? होलसेल। कौन सा बताओ? होलसेल। ऐसे क्वेश्चन है, कर लोगे ना आपस में? मतलब ऐसे नहीं भाई तीनों साथ में आएंगे सर, फ्लेम फोटोमीटर या होलसेल ब्रेन नंबर ऑफ क्लोरोमीटर एक साथ नहीं आएंगे, कभी आएंगे अलग अलग है। ठीक है, ये अपना पोषक तत्व क्या हो गया? खत्म। हम नया टॉपिक डालो, खाद। खाद डालो नया। नया टॉपिक डालो, खाद। खाद। ठीक है, अब देखो तक डाल लिया आपने मैन्यूर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैन्यूर कहा जाता है। अब देखो इसमें खाद, सबसे पहले बात करें, खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। कौन सा बताओ? कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, खाद कौन सा होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। अब देखो खाद जो होता है वो खाद्य शब्द से किसे लिया गया है बताओ? खाद्य शब्द से लिया गया है। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द बताओ? संस्कृत। किसकी बात करते हैं? संस्कृत भाषा का। खाद जो होता है वो खाद्य शब्द से लिया गया है, जिसका कौन सा लैंग्वेज लिया गया है? खाद्य। और इसका मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है बताओ? भोजन। खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिए गए, इसका मतलब क्या होता है? भोजन। ध्यान रखना, पूछा भी गया क्वेश्चन कि सेकेरम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। सेकेरम क्वेश्चन नंबर बताओ ना, गन्ने का। तो आप अपने क्या पूछ सकते हो बताओ कि खाद किस भाषा का शब्द बताओ? संस्कृत का होता है। किस शब्द से लिया गया है? खाद्य। इसका मतलब क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, सभी की सभी खाद क्या होते हैं बताओ? कार्बनिक। सभी सभी खाद क्या होते हैं? कार्बनिक। सर खाद की परिभाषा क्या होती है? सुनना, तो खाद किससे मिलकर बना होता है? जैसे मान लो अपने पास क्या होते हैं, ये तो पशु, किसकी बात करते हैं? पशु पक्षियों के सह उत्पाद। एक तो मुख्य कौन सा बताओ? फसल। किसकी बात करते हैं? फसल के सह उत्पाद। सह उत्पाद। ठीक है, अब इसमें क्या बताओ? जड़ हो गया, तना हो गया, कौन सा बताओ? पत्ती हो गया। ठीक है, वह पशु पक्षियों के, पशु व पक्षियों के क्या हो बताओ? सह उत्पाद के, सह उत्पाद। सह उत्पाद मतलब इसमें क्या होगा बताओ? गोबर हो गया, कौन सा हो गया बताओ? मूत्र हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया इसमें? मूत्र हो गया। और कौन सा होगा? लिटर। लिटर जानते हो क्या होता है? लिटर जानते हो? लिटर, लिटर क्या होता है? बिछावन। क्या होता है? पशुओं के नीचे बिछा उसको बोलते हैं लिटर कहा जाता है। गोबर हो गया, मूत्र हो गया, लिटर हो गया, ये पक्षियों की भीट जानते हैं? भीट, उससे बनता है। तो इसका क्या करें बताओ? अपघटन। क्या करेंगे इसमें बताओ? अपघटन करेंगे। ठीक है, और अपघटन किसमें करेंगे बताओ? उपयुक्त, उपयुक्त नमी व ताप। और क्या बनता है इसे बताओ? खाद। क्या बनता है इससे? खाद। अब परिभाषा क्या बना बताओ? कि खाद वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि फसल के सह उत्पाद तथा पशु पक्षियों के सह उत्पाद से, सह उत्पाद को उपयुक्त
ताप पर अपघटन से बने पदार्थ क्या बोलते बताओ? खाद। क्या बोलेगा उसको? बताओ देखिए, खाद वो क्या होता है? खाद वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि फसल के सह उत्पाद व पशु पक्षियों के सह उत्पाद को उपयुक्त नमी व ताप पर अपघटन से बने पदार्थ क्या बोलेंगे? खाद। क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है, ऐसे ऐसे पूछेगा नहीं, अपने कुछ नहीं होगा। सभी खाद होते हैं कौन से? कार्बनिक। कौन से होते हैं? कार्बनिक। और खाद शब्द जो होता है किस लैंग्वेज से लिया गया है? संस्कृत। दो ही होते हैं। अब अपने बात करें कि सर इसमें तो खाद के अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त जो कारक कौन सा? उसका नाम क्या है? नमी। क्या होता है? नमी। खाद के उपयुक्त जो कारक होता है, सबसे अधिक अपघटन में काम कौन आता है? नमी। और सबसे अधिक अपघटन में कौन सा सूक्ष्म जीव का आता है? कौन सा? बैक्टीरिया। कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन पूछे बताओ अपघटन में सर्वाधिक योगदान कौन से सूक्ष्म जीव का होता है? सबसे अधिक उपयुक्त कारक कौन सा होता है? नमी होता है। और अपघटन के अंत में कौन सक्रिय होता है? एक्टिनोमाइसिस। इस बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। कौन सा बताओ? एक्टिनोमाइसिटीज। मतलब कौन सा बताओ उसमें? अगर पूछे बताओ अपघटन के अंत में सक्रिय कौन सा होता है? एक्टिनोमाइसिस। सबसे अधिक अपघटन में योगदान कौन सा होता है? और सबसे उपयुक्त कारक कौन सा होता है? और जब खाद बनाते हैं, आप कई बार देखते हो FIM वगैरह बनाते हैं, तो FIM बनाते समय देखो तापमान बढ़ता है, और वहां तापमान बढ़ने का कौन सा बताओ? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कौन सा बताओ? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कौन सा बताओ? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अगर मान लो कई बार अगर गोबर डालते हो, गोबर की खाद डालते हो गाँव में, गोबर की खाद डाला होगा आपने गाँव में, देखा करो, तो उसमें अलग ही रहता है। मतलब थोड़ा जैसे रूढ़ी, जानते हो रूढ़ी? रौड़ी होता है, उसको अपन खोदते हैं गोबर का, उसमें क्या निकलता है? उसमें खूब सारा उसमें भाप टाइप निकलता है। कहने मतलब गर्म होता है। वो गर्म किसके कारण होता है? कौन सा होता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। इसका मतलब बताओ? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कारण होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक का नाम क्या है? नमी। दूसरा होगा अपघटन में सर्वाधिक योगदान किस सूक्ष्म जीवों का होता है? किसका होता है? बैक्टीरिया। अपघटन के दौरान सबसे अंत में सक्रिय कौन सा होता है? अंत में सक्रिय का मतलब होता है सबको मर जाते, अधिक तापमान होते सब मर जाते हैं, लेकिन सबसे अंत में कौन मरता है? मतलब ये हमेशा क्या करेगा? अपघटन करता रहेगा। सबसे अंत में कौन मरेगा? एक्टिनोमाइसिटीज। और जो तापमान बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर भी मरता नहीं है। तापमान क्या करता है? झेल लेता है। लेकिन जो मेजोफिलिक होती है या सेकेरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा कम तापमान पे रहते हैं। लेकिन जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है बताओ? वो कितना भी तापमान हो क्या करता है? वो जिंदा रहता है, अंत तक जिंदा रहता है, फिर बाद में मरता है जब तापमान एक होता है, क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक योगदान किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। अब देखो मैं बोले बताओ खाद अच्छा होता है कि बताओ उर्वरक अच्छा होता है? खाद अच्छा होता है या उर्वरक होता है? खाद और उर्वरक। अब कोई आप सुपरवाइजर बन गए, मान लो आप किसानों को बोलो खाद का उपयोग करना चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या कारण है भाई खाद का उपयोग करें? ऐसे क्या कारण है? क्यों करें हम खाद का उपयोग? खाद तो महंगा है सस्ता है? सस्ता है, महंगा है अभी तो। एक टोली लेने अभी, पहले क्या होता है सस्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबके पहले गांव में भैंस रहती थी एक दो। सही बात है कि नहीं? आजकल कोई काम करना ही नहीं चाहता है। देखो आप अगर लड़कियों को बोला जाए, आप कौन कौन है जो भैंसों का करती है लड़कियों में? आप करती हो? और बताओ, नहीं करते हो आप? तो 5 में से ओनली एक जनी। आप देख लो, आप भी करते हो? और आप नहीं करते हो? काम वाले आती है घर पे? आप करते हो नहीं करते हो घर पे भैंसों का? घर जाते नहीं है? तो कहाँ, मतलब कहाँ अपना घर? कहाँ पे? अमेरिका में के? तो बाढ़ में जाते नहीं हो क्या आप? घर पे नहीं जाते हो? घर वालों ने भगा दिया फिर वैसे हैं? पापा के पास जाके वापस आ जाते? गुड। आप नहीं करते हो? आप भी नहीं करते हो? आप भी नहीं करते हो? तो देखो आप 6 में से कितने? 2 जने। पहले ये होता था कि भाई 6 में से लगभग कितना होता है? 5 जने तो होते हैं। पहले अपना व्यवसाय क्या था? कृषि था। आजकल पहले पढ़ता कौन सा बताओ आप? पढ़ता था कोई? कोई नहीं पढ़ता था भाई। अपने पशु तो रखना जरूरी था, डेयरी नहीं थी आसपास, चाय किसकी बनाई? और पहले बकरी वो रखते थे, और आजकल बकरी की चाय कोई पीता नहीं है। कोई पीता है बकरी की चाय? कोई नहीं पीता है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में तो यही सब कुछ है। सही बात है कि नहीं? तो ये देखो, अब लोग शहर में कह दो, आप शहर वाले बंदों को कह दो आप कि आपको क्या दिया जाता है? बकरी की दूध की चाय नहीं पिए, बदबू आती है। क्या आती है बताओ? बदबू आती है। तो अलग अलग होता है। अब लड़कियों की अलग देखो ना, आप कोई भैंस का करना है, आप भैंस का करना नहीं जानती हो या फिर करता नहीं आता आपको? आपको भैंस का करना नहीं आता है, करना ही नहीं चाहते हो आप? क्यों नहीं रखते हो? कारण क्या है? ऐसे देखो आप,
और क्या बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर। क्या करोगे, किसानों को गोबर डलवाएंगे, खुद नहीं डाले साहब हैं भाई। आप अगर मैं पहले बोलता हूं, अगर आपकी इंटरव्यू होता है सबसे पहले ये पूछते हैं आपको कि आपकी खेती है, कि हाँ सर खेती है। तो खेती है तो आप खेती करते हो, आप करना जानते हो? नो सर। गोभी गोबर का आपने देखा? नहीं सर। तो आपको ऐसे बाहर भगा देंगे। कि जब आपको खुद को मालूम, आप खुद कृषि नहीं करना चाह रहे हो, लोगों को क्या सिखाओगे आप? खुद तो क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ, नौकरी करना चाहती हूँ। तो मतलब आप में नौकरी क्यों? 70 है नौकरी में लगने वाले, तो आपको क्यों ले? हम उसको लेंगे ना जो घर का काम भी करे, नौकरी भी करे। तो कम से कम एक परिवार में तो कम से कम भैंस रहेगी ना। सही बात है कि नहीं है? अब आप खुद भैंस का नहीं करना चाहते हो, लड़कों में कौन कौन करता है? हाँ, अब तो सब हाथ खड़े करेंगे बेटा, ने पहले नहीं करते। आप नहीं करते हो? है करता है? सही बता ना? है क्या करता है बता? बता क्या करता है? खेती नहीं, भैंस का करता है कि नहीं करता है? कभी भैंस का गोबर उठाए? हाँ, मम्मी करती है। कौन करती है? तो कभी भैंस का गोबर वगैरह नहीं डाला कभी भी? है दूध वगैरह कौन कौन निकालना जानता है? वाह यार, दूध निकालना बहुत बड़ी कला है, मतलब हर किसी को नहीं आती। अब आपको आती है? कसम खाता तेरे को आती है क्या? है आती है मेरे को लगता नहीं आता है। आपको आता है? नहीं आता है? किसी को आता है? मतलब मेरे को नहीं आता है, कभी गया है नहीं दूध मतलब ऐसा गोबर वगैरह फिर भी कर लेते हैं घर वालों को, भाई प्रेशर रहता है कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और करना चाहिए, अपना काम ही क्या है? एग्रीकल्चर के आदमी आप, एग्रीकल्चर के आदमी तो सब काम करना चाहिए, करना चाहिए। मैं मान लो एग्रीकल्चर का आदमी, भैंस जाऊं और वहां पर गोबर देखो, छी वेरी डर्टी, तो फिर ऐसे मामला कहाँ चलेगा? अब लड़कियां सुपरवाइजर बन के जाए, वहां लगा के बांध के पूरा ऐसा, भैंस तो चिमकेगी जो चिमकेगी, घर वाले और चिमक जाए भूतड़ी कौन आ गई है। इसका मतलब फिर वहां देखे कि भैंस में गोबर अगर बदबू नहीं आती है, ऐसे सबको देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो ये सुपरवाइजर काम होता है? आप मत सोचना कोई एसी का रिमोट मिलेगा और आपको कोई ऑफिस मिलेगा। सुपरवाइजर काम ये होता है कि किसानों का समस्या सुनना। सबसे जो कनेक्टेड जॉब है, किसानों को सबसे कनेक्टेड जॉब कौन है? सुपरवाइजर। आपकी जिम्मेदारी रिपोर्ट देना। अगर आपने गलत रिपोर्ट दी तो गवर्नमेंट में क्या जाएगी वो? अगर आपने बोल दिया ना इसके 10 भैंस है, जनगणना करोगे, तो आपके हिसाब से जनगणना होगी। अब देख लो, आप बंटेदार हो जाएंगे आप जैसे होंगे तो। लेकिन आप काम करते, मुझे पूरा भरोसा है। करोगे कि नहीं करोगे ईमानदार से? नहीं सर, हमारा सैलरी से मतलब है। मैंने कितना आएगा बताओ आप? तो सैलरी से मतलब है, पर काम से का मतलब है? हाँ, अब देखो मेरा दोस्त सुपरवाइजर है, मैं बताता हूँ आपको। देखो उसका काम बहुत, वो इच्छुक होता काम करने का, उसने एक ग्रुप बना रखा है। देखो आप, आज रहा है शंभूलाल सीरी है उसका नाम, मेरे दोस्त है। नींबू के पौधे चाहिए तो संपर्क करो, मोबाइल नंबर दे रखा है। कहाँ पर क्या रेट है तो पूछा उसने, 100 रुपए पौधा, और यहाँ पर मल्चिंग कराओ तो 3000 रुपए लगेगा। देखो पौधे की फोटो डाल दी, ये सुपरवाइजर गए इसने ग्रुप बना रखा है ऐसा। देखो आप, ये सुपरवाइजर काम है भाई। किसानों को बोलेगा भाई आ जाओ, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, जिसको भी लेना है 100 रुपए पौधा, बढ़िया वाला पौधा मिलेगा, ऐसा इसका काम है। आज बारिश आ रही है फिर भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है वो, क्योंकि उसकी ललक, उसको सब किसान डालते हैं, सबका रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो काम करता है। तो बोला यार मैं घर पे मन ही नहीं लगता है, मेरा मन लगता है मैं क्या करूं खेत। इसलिए उसके किसान जब घर पे जाता है ना, उसकी अच्छी खातिरदारी होती है। साहब आए, कौन आए? क्योंकि मालूम साहब बेनिफिट देगा अपने को। साहब का अगर बात करेंगे तो पूरा काम ईमानदारी से करें तो क्या करेंगे? पौधा की समस्या पौधा देंगे, बीज का आएगा बीज भी देंगे, कुछ समस्या हो तो पूछ लेंगे साहब से। और एक साहब आराम से क्या है, नौकरी लगने के बाद कहाँ पे? घर पे। तो फिर कौन करेगा बता? कोई करेगा कि रेस्पेक्ट कैसा? इसलिए अपने काम से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, और समय को हमेशा क्या करना चाहिए? समय समय पर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इसलिए हमेशा जब आप सुपरवाइजर बनो तो एक ही बात बोलो किसानों को कि नहीं, खाद का उपयोग करो, उर्वरक का उपयोग मत करो। क्यों करो साहब? हम क्यों करें? खाद में लेंगे तो हमारे पैसे ज्यादा लगेंगे, खाद लेके आएंगे लेबर लगेगी, खाद लेके आएंगे तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या है? कम है, फिर हम क्यों करें? तो बोलोगे कि अगर आप लगातार उर्वरकों का उपयोग करोगे तो आप तो खेती कर सकते हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे को खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब ये मृदा का स्वास्थ्य क्या कर देती है? खराब कर देती है। हम आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बताते हैं, फिर बताओगे आप ऐसे कि इस जो खाद कार्बनिक मतलब ना, ये कौन सा बताओ? कौन सा बताओ? ये कार्बनिक होता है। और ये कौन सा बताओ? अकार्बनिक। कौन सा होता है? अकार्बनिक। सभी सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। सभी सभी खाद कौन से होते हैं? हालांकि अपवाद होता है उर्वरक में, लेकिन बाद बताएंगे, ठीक है? अब सुनना, खादों का उपयोग करने से इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलता है उसको?
सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, चाहे मात्रा क्या हो, कम हो। लेकिन इसमें कितने मिलता हो, 1 2 या 3, किसी में 4 मिलेंगे लास्ट में, 1 2 3 4 पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे यूरिया दोगे क्या मिलेगा, डीएपी दोगे तो 2, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, एमओपी दोगे तो पोटेशियम। अगर आप एसएसपी दोगे तो 4 मिल सकते हैं, बाकी सभी में कितने मिलेंगे, 3 लास्ट, कितने होते हैं, 3। अब आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 में कितने मिल रहे बताओ, 3 या 4, तो खराब ही होगा कि भाई पोषक तत्व की कमी होगी, इसलिए भारतीय मृदा में धीरे धीरे क्या पोषक तत्व क्या हो रही है, कमी। चलो वो भी छोड़ो, आप पोषक तत्व की कमी आएगी जो आएगी ठीक है, लेकिन लगातार खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब। क्या हो जाता है, लगातार मृदा में अगर उर्वरकों का उपयोग करोगे तो मृदा की रसायन दशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मृदा खराब होगी, मृदा का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और मृदा का स्वास्थ्य खराब होने पर क्या होगा, होने वाली फसल का भी स्वास्थ्य क्या होगा, खराब, और उसको खाने वाले भी क्या होंगे, खराब। चारा कौन खाएगा, पशु क्या होंगे, खराब होंगे, और अगर उसके दाना अपन खाएंगे तो अपने क्या होंगे, खराब। इसलिए कहा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आजकल हर घर में लगभग, हरियाणा पंजाब में हर घर में लगभग एक पेशेंट है, किसका है, किसका है, कैंसर का। कारण क्या है, वो यही कारण है, क्योंकि हमेशा हरियाणा पंजाब ये जो हो गया, इनमें क्या होता है, रसायनों का उपयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब सुनना, जब आप खादों का उपयोग करोगे तो मृदा स्वास्थ्य क्या होगा, तो मृदा स्वास्थ्य क्या होगा रे, अच्छा होगा, सुधरेगा। और इसमें क्या होगा बताओ, खराब होगा। क्या होगा, इसमें खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जब खादों का उपयोग हो तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगा बताओ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और इसे क्या होगा बताओ, घटेगी। घटेगी कैसे, अगर मान लो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा रहेगी नहीं तो धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी, सिंपल सी बात है इसमें। तो ये तो कौन सा प्रकृति का होता है, कार्बन। कौन सा होता है, कार्बनिक। ये कौन सा होता है, अकार्बनिक। सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कम मात्रा में लेकिन पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा होता है इसमें, 1 2 या 3 पोषक तत्व। मृदा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा, इसमें क्या होगा, खराब होगा। और इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। कार्बनिक पदार्थ की मतलब ये होता है हमेशा सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ जिस मृदा में ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात, मृदा स्वास्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमेशा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन अगर उर्वरकों का उपयोग करोगे लगातार तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी बताओ, क्या होगी रे, कम होगी। और कम होने पर क्या होगा, अपने लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। बताओ, खाद का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए। अब अगर मान लो मृदा स्वास्थ्य की बात करें कि मृदा स्वास्थ्य क्या होता है, तो अगर मान लो मृदा की क्या होती है, एक तो भौतिक, इसकी बात करते हैं, भौतिक, और दूसरी कौन सी होती है, जैविक, और एक कौन सी होता है, रासायनिक। कौन सी होती है, रासायनिक। मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक। खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और मृदा स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा के संतुलित योग को क्या बोलेंगे बताओ, मृदा स्वास्थ्य। मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसे नहीं है भाई एक अच्छी है और दो सही है, क्या होना चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए। तीनों का योग क्या होना चाहिए, समान। तीनों का योग क्या होना चाहिए बताओ, समान। मतलब ये क्या होगा, मृदा क्या है, स्वास्थ्य है। तो इसमें उतना क्या, मृदा की भौतिक दशा भी अच्छी होनी चाहिए, रासायनिक दशा भी अच्छी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, जैविक क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसको मृदा क्या बोलेंगे बताओ, मृदा स्वस्थ कहा जाता है। तो मृदा स्वस्थ रखने के लिए हमेशा खादों का उपयोग करना पड़ेगा, वरना अगर खादों का उपयोग नहीं करोगे, लगातार उर्वरकों का उपयोग करो, तो एक दिन क्या होगा बताओ, एक दिन क्या होगा, मृदा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में नहीं है। इसलिए खादों का उपयोग करने से मृदा की भौतिक दशा क्या होती है, अच्छी होती है, रासायनिक दशा भी क्या होगी, अच्छी होगी, और जैविक दशा भी क्या होगी, अच्छी। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि सर खादों के लाभ क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्रभाव पड़ेंगे आगे, लेकिन बात करते हैं क्यों खादों का लाभ क्या क्या है, क्या क्या खादों का लाभ है। सबसे पहले बात करें बताओ, कौन सा, मृदा स्वास्थ्य क्या होगा, मृदा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा। मृदा स्वास्थ्य का पहले पढ़ लिया अपन, क्या क्या होता है बताओ, मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा क्या होती है, अच्छी। दूसरा, खादों का उपयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बताओ, अच्छी। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बताएंगे आपको, जल धारण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। ये बताएंगे आगे क्या होता है, जल धारण क्षमता क्या होगी इसकी, अच्छी। तीसरी बात, मृदा में रंध्रपाशों की संख्या क्या होगी बताओ, रंध्रावकाशों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। रंध्रावकाश की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। रंध्रावकाश संख्या क्या होगी इसमें, बढ़ेगी। नेक्स्ट, रंध्रावकाश है वायु संचार, इसकी बात करते हैं, वायु संचार। ठीक है। और खादों का उपयोग करने से मृदा की बीडी भी क्या होगी, घटेगी। मृदा की बीडी क्या होगी, घटेगी। बीडी क्या होती है बताएंगे आपको बस अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखो कि खादों का उपयोग करने से मृदा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा बताओ, जल धारण क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। रंध्रपाश व वायु संचार क्या होगा, बढ़ेगा। और मृदा की बीडी क्या होती है, कम होती है। मतलब इतना होता है।
और सब कुछ तो सबसे मेन कौन सा बताओ, मृदा स्वास्थ्य। अगर मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आएगा नहीं बताओ। खाद किस भाषा का शब्द है, संस्कृत है। किस शब्द से लिया गया है, खाद्य। मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, मतलब क्या होता है, पशु पक्षियों के सह उत्पाद व फसलों के सह उत्पाद को उपयुक्त नमी व ताप पर अपघटन करने से बने पदार्थ क्या बोलेंगे, खाद। अब खाद व उर्वरक की बात करते हैं तो खादों का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का, खाद का बता दिया क्यों करना चाहिए भाई, इसके ये बेनिफिट होते हैं ताकि आने वाली जनरेशन में अपन क्या कर सके, उस मृदा का उपयोग कर सके। अगर आप लगातार रसायनों का उपयोग करोगे तो मृदा में रसायन तो क्या रहे, इकट्ठे होते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा उसमें खेती भी अपन नहीं कर पाए। लेकिन अगर खादों का उपयोग करोगे तो रसायन भी क्या होंगे, बैलेंस रहेंगे। और खादों का उपयोग करने से मृदा में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। और कार्बनिक पदार्थ जो होता है किसका भोजन होता है, सूक्ष्म जीवों का। अगर सूक्ष्म जीव रहेंगे तो खनिजीकरण भी क्या होगा भाई, खनिजीकरण बताया मन पोषक तत्वों में क्या होता है बताओ, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रो बताया ना आपको, वो खनिजीकरण में तो आते हैं ना। अब अगर उनको मान लो क्या नहीं मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो होंगे क्या बताओ भाई, कार्बनिक पदार्थ से क्या बन रहा है, नाइट्रेट और अमोनियम बन रहा है। अगर वो कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा तो खनिजीकरण होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हमेशा खादों का उपयोग करना चाहिए। यहां तक समझ में आया नहीं होता आपको, चलोगे आप देखो एक बार आप देखो खाद, देखो खाद शब्द, देखो खाद, खाद्य शब्द से, खाद, खाद्य शब्द, खाद खाद्य शब्द से लिया गया है, से लिया गया, खाद खाद्य शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब, जिसका मतलब भोजन होता है, जिसका मतलब भोजन होता है, जिसका मतलब भोजन होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। खाद संस्कृत भाषा का शब्द है, खाद संस्कृत भाषा का शब्द है, खाद संस्कृत भाषा का शब्द है, खाद संस्कृत भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द बताओ, अंडरलाइन कर लो, संस्कृत भाषा का। देखो नेक्स्ट, देखो खाद वे अकार्बनिक पदार्थ, देखो खाद वे कार्बनिक पदार्थ, देखो खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि, खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि, खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि, जो कि फसल, देखो जो कि फसलों के सह उत्पाद, जो कि फसलों के सह उत्पाद, फसलों के सह उत्पाद तथा, तथा पशु पक्षियों के सह उत्पाद, सह उत्पाद से बनते हैं, सह उत्पाद से बनते हैं, सह उत्पाद से बनते हैं, सह उत्पाद से बनते हैं। मतलब कौन बताओ, कौन सा बताओ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, फसल क्या होता है बताओ, पशु पक्षियों के और फसलों के सह उत्पाद से बनते हैं। अब इसमें देखो ये वाला, इसमें अंडरलाइन करो कार्बनिक के, कौन सा बताओ, खाद क्या बताओ, कार्बनिक। अब इसको लिख लो ऐसे कैसे,
लिख लिया? अब लिखो, लिख लिया सभी ने? लिखो, अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक, इसके नीचे लिखो नोट डाल के, अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक, अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक, सबसे उपयुक्त कारक क्या लिखो बताओ? बराबर लिखो नमी। अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त कारक बराबर क्या लिखो बताओ? नमी। सबसे उपयुक्त कारक बराबर लिखो नमी। लिखो नेक्स्ट, अपघटन में सर्वाधिक योगदान, अपघटन में सर्वाधिक योगदान, अपघटन में सर्वाधिक योगदान बराबर क्या लिखो बताओ? बैक्टीरिया। अपघटन में सर्वाधिक योगदान बराबर बैक्टीरिया। अपघटन में सर्वाधिक योगदान बराबर क्या लिखो इसमें? बैक्टीरिया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, अपघटन के अंत में सक्रिय, नेक्स्ट लिखो, अपघटन के अंत में सक्रिय, अपघटन के अंत में सक्रिय बराबर क्या लिखो बताओ उसमें? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, अपघटन के अंत में सक्रिय कौन सा बताओ? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो, अपघटन के दौरान अधिक तापमान, अपघटन के दौरान अधिक तापमान थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है। अपघटन के दौरान अधिक तापमान थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिख लिया ना आपने? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिस कौन सा हो गया? बैक्टीरिया कौन सा हो गया? नमी। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो, खाद एडिंग डालो, खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर, लिखो, खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर, खाद व उर्वरक में अंतर। लिखो नहीं, खाद के नीचे लिखो, खाद के नीचे ये कार्बनिक होते हैं, खाद के नीचे ये कार्बनिक होते हैं, देखो ये कार्बनिक होते हैं। और उर्वरक के नीचे क्या लिखा बताओ? ये अकार्बनिक होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, खाद के नीचे देखो, इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक में लिखो, इनमें केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें केवल 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट, खाद में लिखो, लिखो, इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है, इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है, इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है, इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। लिखो नेक्स्ट, उर्वरक के नीचे लिखो, इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब होता है,
इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। इनके उपयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। मृदा स्वास्थ्य खराब होता है। देखो नेक्स्ट, खाद के नीचे लिखो, इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। पूर्ण के नीचे लिखो, इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब नोट डालो नीचे, बंद कर दो इसको, टेबल को नोट डालो नीचे, नोट टेबल बंद करके। नोट में लिखो, लिखो मृदा की भौतिक कोमा जैविक, मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा के, भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा के संतुलित योग को, रासायनिक दशा के संतुलित योग को, रासायनिक दशा के संतुलित योग को मृदा स्वास्थ्य कहा जाता है। 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 ठीक है, देखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, खादों के लाभ। खादों के लाभ। खादों के लाभ। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो, लिखो मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। पहला लिखो इसमें, मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। मृदा स्वास्थ्य अच्छा होता है। लिखो नेक्स्ट, मृदा की जल धारण क्षमता। मृदा की जल धारण क्षमता, लिखो WS। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। देखो नेक्स्ट, मृदा में रंध्रावकाश। मृदा में लिखो रंध्रावकाश है ना। मृदा में रंध्रावकाश व वायु संचार बढ़ता है। मृदा में रंध्रावकाश व वायु संचार बढ़ता है। मृदा में रंध्रावकाश व वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार बढ़ता है। लिखो नेक्स्ट, मृदा की बीडी, ब्रैकेट लिखो स्थूल घनत्व। मृदा की बीडी और ब्रैकेट लिखो स्थूल घनत्व। मृदा की बीडी और क्या लिखोगे, स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व, मृदा की बीडी कम होती है। मृदा की बीडी कम होती है। देखो नेक्स्ट, मृदा की भौतिक कोमा जैविक व, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन डालो, मृदा की भौतिक कोमा जैविक व, मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा से सुधरती है। मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा सुधरती है। रासायनिक दशा सुधरती है। रासायनिक दशा सुधरती है। मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा सुधरती है। मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा सुधरती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट,
लवणीय व क्षारीय मृदा का सुधार होता है। 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 लवणीय व क्षारीय मृदाओं का सुधार होता है। ठीक है, इसके महत्व हो गए। अब क्यों होता है, कारण एक बताएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो। लिखो इसमें, लिखो खादों के उपयोग, लिखो सॉरी है ना, हो गया ना। अब खादों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे अपन, खादों का क्या हो गया, वर्गीकरण। इधर देखो आप, खादों का वर्गीकरण। खाद दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताओ। एक तो कौन सा बताओ, इधर देखो आप, कौन सा होता है। एक तो स्थूल खाद, इसकी बात करते हैं, स्थूल खाद। और दूसरा कौन सा बताओ उसमें, कौन सा हो गया रे, कौन सा हो गया, सांद्रित खाद। कौन सा हो गया, सांद्रित खाद। एक तो कौन सा बताओ, स्थूल खाद, दूसरा कौन सा हो गया, सांद्रित खाद। आप FIM को तो जानते हो ना, गोबर की खाद। और एक होता है अपने पास मूंगफली खली, इसकी बात करते हैं, मूंगफली की खली। मेरे को बताओ आप, FIM जो गोबर की खाद होती है वो अपन कम डालते हैं, वो ट्रॉली भर के डालते हैं, ट्रॉली भर के डालते हैं। इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा होगी ना, ट्रॉली भर के डाल रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, ज्यादा होगा ना भाई। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, फसल अवशेष जो कचरा होता है वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। जिससे मान लो अपने रूढ़ी, रूढ़ी जानते हो, रूढ़ी गोबर, वो सारा सारा गोबर क्या है, कार्बनिक पदार्थ। गोबर क्या है, कार्बनिक पदार्थ। उससे बनने वाला पदार्थ क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। जिसमें मान लो फसल अवशेष होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कार्बनिक। समझ में ना, कार्बनिक पदार्थ होता क्या है। अब एक मैं करूं, नींद कौन सी होती है बताओ, मूंगफली खली। तो मूंगफली कभी ट्रोली भर के डालते हैं, फिर कट्टे से डालते हैं, कट्टे डालेंगे भाई, सिंपल से कम होता है। कारण क्या होता है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, 7.2, और इसमें कितना होता है, 0.5। अब बताओ, ज्यादा सिंपल सी बात, ये डालेंगे, ये क्या करेंगे भाई, क्योंकि इसमें कितना होता है, 100 किलो कितना पाया जाता है, 7.5 किलो के लगभग। इसमें से 100 किलो कितना पाया जाएगा, 0.5, 0. इसका मतलब अपने को अगर 10 किलो डालना है, कितना डालना है, 10 किलो नाइट्रोजन डालना है, तो ये मात्रा ज्यादा डालना पड़ेगा। और इसको अगर 10 किलो डालना है तो कितना का डालना पड़ेगा, लगभग 100, ये 120 के लगभग डालना पड़ेगा। लेकिन ये किस में डालना पड़ेगा, क्विंटलों में डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो, समझाना चाह रहा हूं मैं, कि स्थूल खाद की बात करें, कि ऐसे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो, क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो बताओ, कम। पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो, कम हो। ऐसे खाद जिसमें बताओ, बताओ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या हो बताओ, कम होती है, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, पोषक तत्व की मात्रा क्या हो बताओ, ज्यादा हो। परिभाषा क्या बताओ, स्थूल खाद की क्या होगी, वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो, ज्यादा, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, कम। वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, समझ में आने वाले, बताओ क्या होता है, स्थूल किसे कहेंगे, वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, कम, उसे क्या बोलेंगे बताओ, स्थूल खाद। वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, क्या बोलेंगे उसको। अब इसमें देखो, परिभाषा पूछने के चांस तो लगभग बहुत कम होते हैं। हालांकि इसमें क्या पूछी जाती है बताओ, उदाहरण पूछे जाते हैं। FIM कौन सा खाद है, या खलिया किस में आती है, वो बताएंगे आपको। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक बार लिख लो ताकि अपना हो जाए काम से। खादों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो, और ऐसे मैंने लिखा जैसे करो आप एक बार। खादों का वर्गीकरण, ऐसे खाद लिख लिया आपने, हेडिंग डाली खादों का वर्गीकरण। अब क्या डालोगे बताओ, ऐसे खाद लिखना है, ऐसे खाद। और खाद दो प्रकार के, कौन से बताओ, ऐसे दो लिख लो आप। एक तो कौन सा लिखो बताओ, ऐसे लिखो, एक तो कौन सा होगा, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद भाई, सभी सभी खाद कौन से होते हैं। और ये कौन सा बताओ, सांद्रित। इसकी बात करें अपन, बताओ सांद्रित कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद। एक तरफ लिखो स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी तरफ सांद्रित कार्बनिक खाद। देख लिया, सांद्रित कार्बनिक खाद और स्थूल कार्बनिक खाद। अब स्थूल कार्बनिक खाद के नीचे लिखो, स्थूल कार्बनिक खाद के नीचे लिखो, लिखो वे खाद जिसमें, स्थूल में लिखो, नीचे लिखो वे खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक,
वे खाद्य जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक, वे खाद्य जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, तथा पोषक तत्व की मात्रा कम हो। पोषक तत्व की मात्रा कम है। अब लिखो सांद्रित में, लिखो सांद्रित में, लिखो वे खाद्य जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, वे खाद्य जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, तथा पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो, तथा पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो। समझ में आ गया? आप इसके नीचे उदाहरण लिखे कल, उदाहरण नंबर 1 और इसमें लिखे उदाहरण नंबर 1, ठीक है? एग्जाम्पल लिखेगा अपन क्या कल, ठीक है डियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कल आपका एग्जाम है क्या? नहीं है ना? क्या करो कल बताओ? अरे क्या करोगे? क्या करोगे? पढ़ाई करोगे? नया जो भी एडमिशन लिए, जो भी बच्चा नया एडमिशन लिया है, तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो आज आपसे लाइव क्लास ले सकते हो। जो भी अभी कौन स्टूडेंट आए जिनको 4-5 दिन हुए, कौन कौन है? 4-5 दिन, इसका मतलब 4-5 दिन जिनको हुए, उसका मतलब आपका टॉपिक कहाँ से स्टार्ट है? खाद से। कहाँ से स्टार्ट आपका? तो आप खाद से स्टार्ट करना, ठीक है? क्योंकि वो बहुत पीछे रह चुके हो, आप एक टॉपिक हो चुका है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आपका टॉपिक कौन सा है? खाद, ठीक है डियर? खाद से ही करना पड़ेगा। नोट्स कहाँ से बनाने को? खाद से।